क्वेश्चन है मैम 214 नंबर NEP 2020 के द्वारा यथा प्रस्तावित स्कूली शिक्षा का नया पाठ्यक्रम और शैक्षणिक संरचना क्या है। ये NEP 2020 में पूछा है कि क्या है। तो ये हमारा 5+3+3+4 है। देखिए इसके पहले जो हमारा शिक्षा व्यवस्था जो चल रहा था वो हमारा 10+2 वाला था। 10+2 जैसे मतलब 10th तक हम लोग एग्जाम देते थे और उसके बाद +2 यानी कि 2 साल का हमारा 11th और 12th होता था। तो ये था, लेकिन अब क्या है हमारा 5+3+3+4 वाला चल गया है। इसके पहले 10+2 वाला सिस्टम था। ठीक है, अभी ये था 1986 में जो बदलाव किया गया था उसके बेस पे ये वाला चल रहा था ना 10+2 वाला सिस्टम। लेकिन अभी चल रहा है 5+3+3+4 वाला सिस्टम चल रहा है। ये NEP 2020 के अकॉर्डिंग आया है। ठीक है, तो NEP 2000 अब देखना है कि इसमें कौन कौन सा कि 5+3+4 में क्या है। तो देखिए हमारा जो इस सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। देखिए ये 2 साल जो है 2 ईयर 16 से 18 ये हमारा 4+3 वाला है और 10 मतलब 6 साल से 16 साल तक हमारा 10 है 10। ठीक, ये पहले वाला था हमारा कि पहले वाला जो कैटेगरी था वो 6 साल से 16 साल तक के बच्चों के लिए 10th तक का था और 16 से 18 के लिए 2 साल का था जो 10+2, ये 10+2 का आता था। ठीक है, और अब क्या है कि हमारा 5+3+3+4 ये है। तो 5+3 में क्या है कि हमारा जो सबसे प्री स्कूल जो है हमारा 3 साल का है, आंगनबाड़ी कहिए या फिर प्री स्कूल, जो आंगनबाड़ी है या प्री स्कूल, ये एज 3 से 6 साल तक के बच्चों का, मतलब 3 साल में एडमिशन होगा और 3 साल वहाँ पे 3 से 6 साल तक पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर 2 साल ये आगे पढ़ेंगे क्लास 1 और 2 में, एज होना चाहिए 6 से 8 साल। तो ये हमारा 5 साल जो बेसिक शिक्षा हो गया वो हो गया। अब अगला जो हमारा 3 साल पढ़ेगा वो किससे, तो 3 to 5 क्लास, यहाँ पे 1 to मतलब 3 साल उसका बेसिक हो जाएगा, जैसे होता है ना कि आंगनबाड़ी या प्री स्कूल में, तो 3 साल ये हो गया और 2 साल में 1 और 2 पढ़ेगा। ठीक है, अगला 3 साल में 3 to 5 पढ़ेगा और एज होना चाहिए 8 से 11 साल। एज क्या होना चाहिए, 8 से 11 साल। उसके अगला मेरा होना चाहिए क्लास 6 to 8, एज क्या होगा 11 से 14 साल। ये भी 3 साल पढ़ेगा, 6 to 8, 6, 7, 8 3 साल हो गया। उसके बाद मेरा लास्ट 4 ईयर आता है जो आपकी ग्रेजुएशन में, अभी आप लोग जो नए बच्चे एडमिशन लिए हैं उन लोग को भी पता होगा कि अब उनका 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, मतलब वो पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिग्री उसी में दे रहे हैं 4 साल में। तो इसमें क्या है 4 ईयर्स हो गया, क्लास 9 to 12 और एज क्या है तो 14 से 18। ये 9 to 12 तक का है, 4 क्लास जो है 9 to 12 तक का डायरेक्ट हो जाएगा और एज क्या है 14 से 18 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन वाला भी अलग है और ये इसमें आ जाएगा। मतलब ये आपका जो 10+2 मतलब 12th तक की पढ़ाई को इन लोगों ने बांटा है 5+3+3+4 के कैटेगरी में। 5 साल जो कि बेसिक हो जाएगा, 3 साल आंगनबाड़ी या प्री स्कूल और 2 साल 1 to, फिर 3 साल पढ़ेगा 3 to 5 में, फिर 3 साल पढ़ेगा 6 to 8 में, फिर 4 साल 9 to 12 में। ठीक है, तो जैसे कि नीचे सबसे और यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि ये जो 5 साल वाला बेसिक है उसको बोलते हैं फाउंडेशन, उसके आगे प्रिपरेटरी बोलते हैं, फिर वाले मिडिल और फिर सेकेंडरी। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला हमारा है 215 नंबर क्वेश्चन कि यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्नलिखित में से किन ज्ञान क्षेत्रों के ट्रिवियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया था। तो किया गया था सी, इसका आंसर है सी, डी और ई, व्याकरण, तर्क और अलंकरण शास्त्र। व्याकरण, तर्क और अलंकरण शास्त्र। यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदारवादी यूरोप के सामंती समाज में उच्च स्तर पर उदारवादी शिक्षा के निम्न ज्ञात क्षेत्रों को ट्रिवियम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। ट्रिवियम के अंतर्गत इसमें आता है व्याकरण, तर्क और अलंकार शास्त्र। ये क्या है, यूरोप के सामंती समाज में जो हाई लेवल का जो उच्च स्तर का जो उदारवादी शिक्षा है उसमें उसको क्या बोलते हैं, पहले तो ट्रिवियम, और उस ट्रिवियम में क्या आता है व्याकरण, तर्क और अलंकार शास्त्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 216 नंबर क्वेश्चन। वैदिक परंपरा के अनुसार परा विद्या का अर्थ क्या होता है। वैदिक परंपरा के अनुसार जो परा विद्या है, वैदिक परंपरा के अनुसार परा विद्या का अर्थ होता है मानव अनुभव से परे ज्ञान।
पराविद्या है, तो मानव के अनुभव से जो परे ज्ञान है उसको हम पराविद्या कहते हैं। वैदिक परंपरा के अनुसार पराविद्या हिंदू दर्शन शास्त्र में ज्ञान के दो प्रकार में से एक है। हिंदू दर्शन शास्त्र में ज्ञान के दो प्रकार है, उसमें से एक है पराविज्ञान, जिसका तात्पर्य परम सत्य या स्वयं के ज्ञान या उच्च ज्ञान से है, जो परलौकिक ज्ञान है। मतलब जो परलौकिक ज्ञान है उसको हम पराज्ञान कहते हैं। भारत में संस्कृत विद्यापीठ जैसी उच्च शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हमारा प्राच्य अधिगम कार्यक्रम का है। प्राच्य अधिगम कार्यक्रम का है। भारत में संस्कृत विद्यापीठ जैसी उच्च शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा प्राच्य अधिगम कार्यक्रम का उदाहरण है। इसकी सहायता से प्राचीन ज्ञान एवं प्रज्ञा को पुनर्जीवित एवं संरक्षित करते हैं। अगला है कि गैर परंपरागत अधिगम कार्यक्रमों की पहचान कीजिए। गैर परंपरागत अधिगम कार्यक्रमों की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। 1 है, 3 है और 5 है। वृद्धि परिचर्या विज्ञान, नैतिक हेरफेर और पालतू पशुओं की देखभाल। वृद्धि परिचर्या विज्ञान, नैतिक हेरफेर, पालतू पशुओं की देखभाल है। गैर परंपरागत अधिगम कार्यक्रमों की पहचान कीजिए। गैर जो परंपरागत है, ठीक है, तो इसमें वृद्धि परिचर्या है विज्ञान, नैतिक हेरफेर और पालतू पशुओं की देखभाल है। अगला हमारा है 219 नंबर क्वेश्चन की उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों। उच्च शिक्षण में प्रयोग में लाई जाने वाली जो अध्यापक विधियों की निम्नलिखित में से सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित हो। मतलब जो सीखने जो अधिगम करता है उसके ऊपर केंद्रित है। ठीक है, तो इसका आंसर हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सा है। तो अभिहस्तांकित कार्य, क्रमानिदेशित निर्देश, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, मुक्त अधिगम और अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास छात्रों या विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया। और कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां कौन सी है? तो अभिहस्तांकित कार्य है, क्रमानिदेशित निर्देश है, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा है, मुक्त अधिगम है और अनुरूपण और भूमिका निर्वाह विधि है। अगला हमें कि चारों वेदों के काल में विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किस संस्कार के उपरांत वैदिक विद्यालय में भेजा जाता था? देखिए चारों वेद में है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसके अनुसार बता रहा है कि विद्यार्थियों को किस संस्कार के उपरांत वैदिक विद्यालयों में भेजा जाता है। तो उपनयन संस्कार हो जाएगा, जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में जनेऊ कहते हैं। आप सब लोग जानते होंगे, इस वर्ड से परिचित होंगे कि पहले जनेऊ होता था बच्चों का, उसके बाद ही उनको भेजा जाता था पढ़ने के लिए। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत कम लोग ही कर पाते हैं, एक सही एज में कर पाते हैं। ऐसे जनरली लोग करते तो हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं या कुछ लोग में शादी के टाइम पे होता है। लेकिन इसका जो है 6 साल 7 साल की उम्र में पहले कर दिया जाता था और उसके बाद उनको पढ़ने के लिए भेजा जाता था। तो ये देखिए चारों वेदों के काल में विद्यार्थियों के उपनयन संस्कार के उपरांत वैदिक विद्यालय में भेजा जाता था। हिंदू धर्म संस्कारों में उपनयन संस्कार 10वां संस्कार है। हिंदू धर्म में उपनयन संस्कार कौन सा है? 10वां संस्कार है। मनुष्य जीवन के लिए यह संस्कार विशेष महत्वपूर्ण है और इस संस्कार के अनंतर ही बालक के जीवन में भौतिक तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। इस संस्कार में वेदारंभ संस्कार का भी समावेश होता है। वेदारंभ मतलब वेद को अब आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, उसका भी समावेश होता है। और इसी को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, इसी को यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में बटुक को गायत्री मंत्र की शिक्षा दी जाती है। जो बटुक बोलते हैं, जिनका जनेऊ किया जाता है या फिर जिनको ये उपनयन संस्कार जिनका किया जाता है, उनको बटुक बोलते हैं। उसके बाद उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है। विशेषकर अपनी अपनी शाखा के अनुसार वेद अध्ययन किया जाता है और यह संस्कार ब्राह्मण बालक का 8वें वर्ष में, क्षत्रिय बालक का 11वें वर्ष में और वैश्य बालक का 12वें वर्ष में होता है। तो ये हर जाति और धर्म के लोग करते हैं। ये मतलब धर्म तो नहीं कहेंगे, जैसे हमारे यहाँ मुस्लिम धर्म में तो नहीं होता होगा ये, बट हिंदू धर्म में हर कास्ट में होता है। ये नहीं कह सकते हैं कि ये वैश्यों में नहीं होता है या ब्राह्मणों में नहीं होता है या शूद्रों में नहीं होता है, तो ये सब में होता है। देखिए जो ब्राह्मण बालक है उनको 8वें साल में, और जो क्षत्रिय बालक है उनको 11वें साल में, और वैश्य बालकों को 12वें साल में होता है। देखिए उपनयन संस्कार मतलब ये 16 संस्कार होते हैं। तो जब जब एक माँ गर्भ धारण करती है तो वहीं से उसका वो संस्कार शुरू हो जाता है। पहला ही संस्कार होता है गर्भ धारण वाला संस्कार। उसके बाद जो देखते हैं कि गोद भराई वगैरह होता हो, तो वो भी एक प्रकार का संस्कार ही है।
तो वहाँ से शुरू होता है और इंसान की जब मृत्यु होती है तो वो जाके ख़त्म होता है। तो उसमें उपनयन हमारा 10वें नंबर पे है। अगला हमारा क्वेश्चन है 221 नंबर की, शैक्षणिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल पत्रिकाएं होती हैं और वे अपने नियमित रूप से लिखने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं जो जर्नल निकालने के लिए अनौपचारिक मूल्यांकन की पद्धति के रूप में ही होते हैं? जर्नल निकालने के लिए अनौपचारिक की पद्धति के रूप में ही होते हैं। तो ये है हमारा आंसर, इसका हो जाएगा सी, केवल ए और बी। तो यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर प्रदान करते हैं और अभी तक उन्होंने क्या सीखा है उसे प्रदर्शित करने का एक अवसर देते हैं। तो ये हमारा जनरल से रिलेटेड था। देखिए, शैक्षिक संस्थानों में सामान्यतः विद्यार्थियों के पास समूह जर्नल या पत्रिकाएं होती हैं और उसमें नियमित रूप से लिखते रहते हैं। मतलब हमारे पास एक पत्रिका या जर्नल होता है जिसमें हम लोग नियमित रूप से लिखते रहते हैं। जर्नल्स पत्रिकाओं में लिखने से विद्यार्थियों को अपने विचार और अभिमत प्रकट करने का अवसर मिलता है। सपोज मतलब मान के चलिए कि एक तरह से हम लोग डायरी में अपना जो भी का बहुत लोग लिखते हैं ना, रोज रोज के माँ ये किए या किए, तो उसमें अपना विचार अभिमत प्रकट करने का अवसर मिलता है और जो विद्यार्थियों के लेखन कौशल और विचारात्मक अभिव्यक्ति में वृद्धि करते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें लिखने से इस तथ्य का अनौपचारिक मूल्यांकन भी हो जाता है कि हम अभी तक उन्होंने क्या सीखा है, क्योंकि प्रदर्शित वही विद्यार्थी कर सकता है जिसने कुछ सीखा है। मतलब जैसे अगर हम लोग पढ़ भी रहे हैं तो हम लोग अपना रूटीन बना के पढ़ते हैं ना कि हाँ कल हमको ये टॉपिक कवर करना है या फिर इतना इतना मेरा दिन में हमको ये चीज़ पढ़ना है। तो जब आप करेंगे उस चीज़ को तभी तो आप लिखेंगे। तो वही चीज़ कह रहा है ना कि इसमें जो प्रदर्शित वही विद्यार्थी कर सकता है जिसने कुछ सीखा है। अब जिसका कोई रूटीन ही नहीं है कि हमको करना क्या है नहीं करना है, तो वो क्या बनाएगा? तो कुछ नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 222 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से उस कालावधि को चुनिए जिसमें भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना था। तो गुप्त काल में भारत उच्च शिक्षा का केंद्र बना था क्योंकि इसी गुप्त काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी कुमार गुप्त के द्वारा 5वीं शताब्दी में। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल भारतीय उच्च शिक्षा का केंद्र बना था। काशी, मथुरा, नासिक, पद्मावती, उज्जैनी, अतरपुर, वल्लभी, पाटलिपुत्रा तथा कांची गुप्त काल के प्रमुख शैक्षणिक केंद्र थे। इन सारे जगहों पे गुप्त काल में यहाँ पे शिक्षा का केंद्र बना था। हरिसेन, वीरसेन, कालिदास तथा विशाखदत्त इसी युग के प्रमुख विद्वान थे। गुप्ता पीरियड में ही ये सारे लोग आए थे। कौन? तो वीरसेन, कालिदास, विशाखदत्त, हरिसेन, ये सब उसी समय आए थे। और बौद्ध विद्वानों में असंग, वसुबंध, दिंडनाथ तथा धर्मपाल एवं जैन विद्वानों में उपेशवती और सिद्धसेन व भद्रबाहु द्वितीय सम्मिलित थे। गुप्त काल लौकिक साहित्य के सर्जन के लिए स्मरणीय। गुप्त काल किसके लिए? तो लौकिक साहित्य की सर्जन के लिए स्मरणीय है। भास के द्वारा रचित 13 नाटक, शूद्रक का लिखा मृच्छकटिकम जो कि प्राचीन नाटकों में सर्वोत्तम है, इसमें निर्धन ब्राह्मण का वैश्य के साथ प्रेम प्रसंग है और विश्व के 100 उत्कृष्टतम रचनाओं में से एक महाकवि कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना इसी काल में हुई थी। किस काल में? तो गुप्ता काल में हुई थी। इसी कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। यही कारण कि गुप्ता पीरियड को भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल कहा जाता है। सामुदायिक महाविद्यालयों में प्रावधान है। सामुदायिक जो महाविद्यालय उसमें क्या प्रावधान है? तो समवर्ती प्रवेश का, मतलब कोई भी उसमें प्रवेश कर सकता है। सामुदायिक महाविद्यालय में समवर्ती प्रवेश का प्रावधान है। सामुदायिक महाविद्यालयों का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में उच्च शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के संस्थान के रूप में हुआ। सामुदायिक महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र, दूर दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में गुणात्मक शिक्षा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से स्थापित किए गए हैं। इन महाविद्यालयों में प्रवेश की प्रक्रिया समवर्ती होती है। आज के वैश्वीकरण, उदारीकरण और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में यह जरूरी है कि सभी को गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध हो ताकि छात्रों को प्रतिस्पर्धात्मक रोजगार उपलब्ध हो सके और सामुदायिक महाविद्यालयों की अवधारणा समाज के कमजोर वर्गों की प्रतिभाओं को सामने लाने में सहायक सिद्ध हो रही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये तो हम लोग देख चुके हैं, 224 नंबर की। निम्नलिखित में से सूची में से भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली के विशिष्ट लक्षण की पहचान कीजिए। देखिए, भारतीय शिक्षा की पारंपरिक प्रणाली की विशिष्ट लक्षण सत्य या का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में, बिल्कुल सही है, सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साध्य के रूप में है।
विश्वास के आधार पर सब कुछ मानना, ये नहीं है पारंपरिक में। फिर है अधिगम के अपने तरीकों को विकसित करना, ये तो हमारा आधुनिक शिक्षा में आया था। निगमनात्मक आगमनात्मक प्रक्रिया के साथ न्याय दर्शन का अनुसरण, ये भी नहीं है। तो सत्य का प्रत्यक्ष बोध साधन और साधे के रूप में, ये है। अगला हमारा है 225 नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए किस काल में भारत में शिक्षा को धक्का लगा था, मतलब किस काल में भारत को शिक्षा में धक्का लगा था। तो मुगल पीरियड में। मुगल काल में देखा जाए तो पढ़ाई लिखाई के ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया गया था। आप खुद जानते हैं कि जो इतना मुगल काल का सबसे बड़ा जो सम्राट था अकबर, वो भी पढ़े लिखे नहीं थे। तो इस वजह से आपको याद करना है कि मुगल काल में शिक्षा को सबसे बड़ा धक्का लगा था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक धक्का, नुकसान या पिछड़ापन, धक्का नुकसान या पिछड़ापन मुगल काल में ही लगा था। इस समय शिक्षा को चार दीवारी के मध्य कैद कर दिया गया था और मुगल कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सबसे अधिक महिलाओं की शिक्षा प्रभावित हुई थी। देखिए वैदिक काल में लोग बोलते हैं ना कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए था, सुबह मतलब पहले से नहीं पढ़ाया लिखाया गया था, नहीं। वैदिक काल में पढ़ाई लिखाई होता था, गुप्ता पीरियड में भी होता था। अगर नहीं होता था तो इतनी सारी विदेशी महिलाएं जो हैं, लोपामुद्रा है और गार्गी है, ये सब कहाँ से आ गई। तो पहले होता था। मुगलों के आने के बाद जो है शिक्षा व्यवस्था में बहुत ज़्यादा मतलब गिरावट देखा गया और खासकर इससे स्त्रियां ज़्यादा प्रभावित थी। पर्दा प्रथा ये सब मुगल के आने के बाद ही शुरू हुआ है। हमारे धर्म में ऐसा कुछ भी नहीं था कि महिलाओं को शिक्षा देने से रोका जाए या वंचित किया जाए। इसी कारण महिलाएं लगातार समाज की मुख्य धारा से अलग होती गई और परिणाम स्वरूप इनके अधिकारों एवं सामाजिक स्तर में काफ़ी गिरावट आई और उन्हें पुरुषों पर आश्रित होने के लिए मजबूर होना पड़ा। मुगल काल में स्त्री शिक्षा के लिए हरम की व्यवस्था की गई थी। मुगल काल में जो स्त्री शिक्षा उसके लिए हरम की व्यवस्था की गई थी, जो केवल कुछ ही मुस्लिम राज परिवारों की महिलाओं को उनके राजमहल के अंदर प्राप्त होती थी। देखिए अब क्या था कि हर कोई तो पढ़ा नहीं सकता है। अपने मतलब हरम की जो व्यवस्था की गई थी उसमें राज परिवार की जो महिलाएं होती थी, मुस्लिम राज परिवार की, वही पढ़ शिक्षा ग्रहण कर पाती थी और वो भी कहाँ, तो एक रूम के चार दीवार के अंदर ही, बाहर जाने का उनको छूट नहीं था। तो मुगल काल में जो स्त्रियों की शिक्षा में बहुत ज़्यादा गिरावट, मतलब उस समय तो सबके लिए शिक्षा में गिरावट आई, लेकिन सबसे ज़्यादा इसे कोई प्रभावित हुआ है तो वो महिलाएं हुई हैं। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का क्या उद्देश्य था, तो समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना था। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का उद्देश्य क्या था, तो समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। क्योंकि गुरुकुल में जाके पढ़ते थे जो भी बच्चे, तो वो चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी परिवार से आते हों, वो सब साथ में पढ़ते थे। तभी आप देखेंगे श्री कृष्ण और सुदामा दोनों मित्र थे और दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण की थी। एक गरीब ब्राह्मण थे और एक राजा थे, राज परिवार से थे, लेकिन फिर भी दोनों एक साथ बैठ कर पढ़ाई करते थे और मित्र थे। तो ये क्या था, गुरुकुल प्रणाली का बहुत अच्छा उदाहरण हम कह सकते हैं कि समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना था। शिक्षा की गुरुकुल प्रणाली का मुख्य उद्देश्य समानता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना था। आचार्य गुरुकुल में शिक्षा देते थे। गुरुकुल में प्रवेश करने के लिए 8 वर्ष का होना अनिवार्य होता था। देखिए यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि गुरुकुल में प्रवेश होने के लिए कितना वर्ष का होना चाहिए, तो 8 वर्ष का होना चाहिए था। और 25 वर्ष की आयु तक लोग वहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। और कितने साल रहते थे, तो 25 वर्ष तक वहाँ रहते थे। 8 साल की उम्र में जाते थे और सीधे 25 साल की उम्र में वापस घर आते थे। और गुरुकुल में छात्र इकट्ठे होते थे और अपने गुरु से वेद सीखते थे। सामाजिक मानकों के बावजूद हर छात्र के साथ समान व्यवहार किया जाता था। देखिए हर छात्र के साथ समान व्यवहार किया जाता था। लेकिन अभी आप लोगों के दिमाग में इतना गलत तरीके की बातें भर दी गई हैं कि लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। ऐसा कुछ भी नहीं था। ये मतलब आजकल का वो कहते हैं ना कि उस सच्चाई को जिसने कभी देखा नहीं है, जिसने कुछ सोचा नहीं है, उन लोगों ने आपको वो चीज़ सिखा दिया, समझा दी और आपके दिमाग में गलत गलत बातें भर दी गई हैं, जिसके कारण आप लोग ऐसा मानते हैं। किसी के भी साथ, देखिए किसी के भी साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। जितना पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को था उतना ही शूद्रों को भी था। देख लीजिए हाईलाइट करके लिखा हुआ, जितना पढ़ने का अधिकार ब्राह्मणों को था उतना ही शूद्रों को भी था। गुरुकुल का मुख्य उद्देश्य ज्ञान विकसित करना और शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करना था। वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम क्या था, वैदिक शिक्षा पद्धति में शिक्षा का क्या माध्यम था, तो संस्कृत था। वैदिक जो शिक्षा पद्धति थी उसमें शिक्षा का माध्यम संस्कृत था। इस कालीन में
वैदिक कालीन शिक्षण विधि मौखिक एवं प्रश्नोत्तर प्रधान थी। जो वैदिक कालीन जो शिक्षण पद्धति थी, आपसे पूछ सकता है कि वो किस प्रकार के शिक्षित थे, लिखित शिक्षा थी, तो वो नहीं, वो मौखिक और प्रश्नोत्तरी थी। देखिए क्या था, तो मौखिक थी और प्रश्नोत्तरी थी, मौखिक और प्रश्नोत्तरी प्रधान थी। मतलब उस समय ये नहीं था जैसे आज हम लोग सर लोग बोलते हैं हम लोग बैठ के नोट्स बनाते रहते, तो वैसा नहीं था। उस काल में आपको समझना, मतलब वेदों को आपको पढ़ाया जाता था बोल बोल के, और उसको बोल बोल के ही आपको याद करवाया जाता। मतलब वहाँ पे कंठस्थ आपको याद करना होता था, लिखने और बाद में पढ़ने जैसी कोई बातें नहीं होती थी, सीधे याद करवाया जाता था, प्रश्न पूछा जाता था। तो इसके प्रत्यक्ष विधि के नाम से भी जाना जाता है। शिक्षा का स्वरूप पूर्णतः व्यक्तिगत हुआ करता था। पूर्णतः जो शिक्षा है व्यक्तिगत तरीके से होता था। विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में मंत्रों का पाठ एवं उसकी व्याख्या करते थे। साहित्य, काव्य तथा न्याय के क्षेत्र में निरंतर वाद विवाद खंडन विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था विभिन्न श्रेणियों में गुरुओं का विभाजन करती थी। शिक्षकों के पर्याय के रूप में कुलपति, आचार्य, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, पाठक, अध्यापक, क्षेत्रीय, गुरु, ऋत्विक, चरक आदि का विभाजन उनकी योग्यता अनुसार होता था। देखिए अभी भी जो हमारा कुलपति शब्द हम लोग जानते ही हैं, उपाध्यक्ष, प्रवक्ता, ये सारे आज भी यूज होते हैं, लेकिन ये सब वैदिक काल से चलते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 228 नंबर की, अतीत काल में भारत में उच्चतम शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में शामिल रहा क्या? तो याद करना, विचारवेशी प्रक्रिया, ब्रेन स्ट्रॉमिंग तथा सेमिनार, याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन। ये हमारा बी तो हो जाएगा। इसका आंसर मैंने बताया ना, बी ही होगा। देखिए अतीत काल में भारत में उच्चतर शिक्षा के अंतर्गत अधिगम की विधि में याद करना, समीक्षात्मक विश्लेषण तथा कथावाचन था। क्योंकि पारंपरिक शिक्षा जो वैदिक कालीन जो शिक्षा थी वो हमारा कंठस्थ मतलब बोलने पे था, कथावाचन पे था, लिखना नहीं था। उसमें मौखिक शिक्षा होती थी। वैदिक शिक्षा कैसी थी? मौखिक थी। अब आते हैं व्यावसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा। जो भी हमारा वोकेशनल कोर्सेज आज के ज़माने में जिसको हम वोकेशनल कहते हैं, उस समय वो व्यावसायिक शिक्षा थी। उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं हम आज उस पर डिस्कस करते हैं। तो राष्ट्रीय संस्थानिक श्रेणी क्रम रूपरेखा NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क किसको कहते हैं, के द्वारा अपनाए गए व्यापक मानदंडों में शामिल है। कौन कौन से शामिल है इसमें से? तो ABCD सभी शामिल है। अध्यापन, अधिगम और संसाधन शामिल है। स्नातक स्तर के परिणाम शामिल है। प्रसार और समावेश शामिल है और समकक्षों का धारण शामिल है। देखिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF को 2015 में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित किया गया था। कब? तो 2015 में। और ये देश में उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए भारत सरकार का प्रयास है। इसमें कुल 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया। कितना? तो 11 श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 5 मापदंडों पर आधारित है। अब इसमें देखिए 11 श्रेणियों में इसको सर्वश्रेष्ठ संस्थानों को सूची किया गया है, जिसमें से ये 5 मापदंडों पर आधारित है। कौन कौन से है? तो इसका है शिक्षण, शिक्षा और संसाधन, टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, स्नातक स्तर के परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स, और प्रसार और समावेशिता मतलब आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। फिर है अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास यानी कि रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज। फिर है समकक्ष अनुभूति, पीयर परसेप्शन। तो ये 5 आधार थे जिसके आधार पर इसको बांटा गया। NIRF जो है 5 आधार पे काम करता है, आधारित है। कौन कौन सा? तो टीचिंग, लर्निंग एंड रिसोर्सेज, ग्रेजुएशन आउटकम्स, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, एंड रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिसेज एंड पीयर परसेप्शन। अगला हमारा 230 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित विश्वविद्यालयों में से कौन सा लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है? लब्ध प्रतिष्ठित संस्थान है कौन सा? लब्ध प्रतिष्ठित है कौन सा? तो ये हमारा है हैदराबाद यूनिवर्सिटी लब्ध प्रशिक्षित है। देखिए इसको बोलते हैं उत्कृष्ट संस्थान। ऐसे संस्थानों को कहा जाता है जिनका राष्ट्रीय सेवा, प्रौद्योगिकी, शोध इत्यादि में महत्वपूर्ण योगदान होता है। उत्कृष्ट संस्थान इसको इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस कहते हैं के रूप में भी संस्थानों के चयन हेतु UGC के द्वारा सितंबर में सार्वजनिक संस्थानों UGC दिशा निर्देश 2017 को अधिसूचित किया गया था। दिए गए विकल्पों में हैदराबाद विश्वविद्यालय को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। मतलब इसको उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया किसको? तो हैदराबाद विश्वविद्यालय को। व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में NSQF
NSQF के अनुसार सक्षमता स्तर कॉम्पिटेंसी लेवल 8 निम्नलिखित में से किसके समतुल्य है? कॉम्पिटेंसी लेवल किसके समतुल्य? तो मास्टर डिग्री के। राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF एक योग्यता आधारित ढांचा है जो ज्ञान, कौशल और योग्यता के स्तरों की एक श्रृंखला के अनुसार सभी योग्यताओं का आयोजन करता है। NSQF के अनुसार सक्षमता स्तर 8 मास्टर डिग्री के समतुल्य है। NSQF के अनुसार सक्षमता स्तर 8 मास्टर डिग्री के समतुल्य है। जो सक्षमता स्तर में 8 मास्टर डिग्री के बराबर है। ये निम्नलिखित में से NROER का पूर्ण रूप क्या है? NROER का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। ये देखिए NROER का पूरा नाम क्या है? तो नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज है। NROER प्राथमिक, माध्यमिक तथा वरिष्ठ माध्यमिक कक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार के तथा जरूरी विषयों के शैक्षिक संस्थानों के लिए उपलब्ध कराता है। अगला हमारा कि 2023 है कि नीडी का पूर्ण रूप क्या है? नीडी NIDI का पूर्ण रूप क्या है? तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन है नीडी, नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। ये देखिए NIDI का पूर्ण रूप नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन है। मार्च 2014 में सरकार ने नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन नीडी की योजना शुरू की थी। तो नीडी का हम लोग देख चुके हैं कि योजना शुरू की और इस योजना में 20 डिजाइन, इस योजना में क्या है? तो 20 डिजाइन, एक मिनट, इस योजना में 20 डिजाइन इनोवेशन सेंटर, एक ओपन डिजाइन स्कूल ODS और एक नेशनल डिजाइन इनोवेशन नेटवर्क NDIN की स्थापना परिकल्पना की गई है। नीडी के अंतर्गत क्या है? सबसे पहले तो इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन है। मार्च 2014 में सरकार ने नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन की योजना शुरू की। इस योजना में 20 डिजाइन इनोवेशन सेंटर, एक ओपन डिजाइन स्कूल और एक नेशनल डिजाइन इनोवेशन नेटवर्क की स्थापना की परिकल्पना की गई है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा प्रारंभ की गई एक पहल द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड असेसर्स को क्या कहा जाता है? द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड असेसर्स को क्या कहा जाता है? तो तक्षशिला कहा जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा प्रारंभ की गई पहल द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड असेसर्स को तक्षशिला कहा जाता है। तक्षशिला कहा जाता है। द नेशनल पोर्टल फॉर ट्रेनर्स एंड असेसर्स को तक्षशिला कहा जाता है। अगला है क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्भादित की जाएगी? क्षेत्र विषयक कौशल परिषद निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्भादित की जाएगी? तो ये हमारा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा, किसके द्वारा? तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा क्षेत्र विषयक कौशल परिषद राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के द्वारा उद्भादित की जाएगी। और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 31 जुलाई 2008 को निगमित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। 236 है व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में NSDC संगठन का आशय क्या है? व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में NSDC संगठन का आशय क्या है? तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को भारत में कौशल परिदृश्य को उत्प्रेरित करने के प्राथमिक जनादेश के साथ एक सार्वजनिक निजी भागीदारी कंपनी के रूप में स्थापित किया गया था। NSDC अंतर्निहित दर्शन के माध्यम से एक अच्छी सोच के साथ बनाया गया मॉडल है। और NSDC के मुख्य उद्देश्य क्या है? NSDC के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के माध्यम से कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ाना। दूसरा है महत्वपूर्ण उद्योग भागीदारी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानकों में कौशल का उन्नयन। तीसरा में है वित्त पोषण लाकर बाजार निर्माता की भूमिका को निभाना, वित्त पोषण लाकर बाजार
वित्त पोषण लाकर बाजार निर्माता की भूमिका को निभाना। अगला हमारा है 237 नंबर क्वेश्चन की सामुदायिक महाविद्यालयों द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के मिश्रण में से किसके प्रदान की अपेक्षा की जाती है? किसके प्रदान की अपेक्षा की जाती है? तो ये है हमारा ज्ञान, तकनीकी और मृदु कौशल की। सामुदायिक महाविद्यालय के द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रमों में के मिश्रण में से किसके प्रदान की अपेक्षा की जाती है? तो ज्ञान, तकनीकी और मृदु कौशल की। ज्ञान, तकनीकी और मृदु कौशल की। आइए एक्सप्लेनेशन पढ़ देते हैं कि सामुदायिक महाविद्यालय के द्वारा ज्ञान, तकनीकी और मृदु कौशल पाठ्यक्रमों के मिश्रण की में शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। एक सामुदायिक कॉलेज भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के तहत एक संस्था है जिसका उद्देश्य स्थानीय समुदाय के छात्रों को नौकरी उन्मुख शिक्षा प्रदान करना है, और यह एक ऐसी प्रणाली है जो विभिन्न कौशलों के साथ साथ पारंपरिक पाठ्यक्रमों की शिक्षा भी प्रदान करती है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किए गए परिवर्णी शब्द संकल्प निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है? परिवर्णी शब्द संकल्प निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त है? तो आपको बताना है संकल्प का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? संकल्प का पूरा नाम है स्किल एग्जीबिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन। क्या है? स्किल एग्जीबिशन। इस एस से स्किल हो जाएगा, ए से हो जाएगा एक्विजिशन, एंड नॉलेज अवेयरनेस ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन। यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे विश्व बैंक के साथ सहयोग प्रदान किया गया। इसका उद्देश्य कन्वर्जेंस, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली तथा समावेशिता और अवसर है। क्या है? SAMVAY का पूर्ण रूप क्या है? समव्वय। SAMVAY का पूर्ण रूप क्या है? तो स्किल एक्रेडिटेशन मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। ये सब आपको याद करना है। देख रहे हैं आप, दो बार ये पूछा हुआ है। स्किल एक्रेडिटेशन मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। आपको लग रहा होगा कि अरे याद नहीं हो रहा, छोड़ो क्या नहीं पूछेगा, बट ये पूछा हुआ है इसलिए आपको याद करना है। स्किल एक्रेडिटेशन मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ है समवेयर। अगला 240 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दो कथन है, अब बताना कौन सही है कौन गलत है। एनसीईआरटी भारत में शिक्षा का तृतीयक स्तरीय शासी निकाय है। दूसरा है कि भारत में तृतीयक शिक्षा में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों शामिल है। बताना है कि क्या सही है या गलत है। तो देखिए इसका एक गलत है, दूसरा सही है। क्या है कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना भारत सरकार ने 1961 में विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिए नीतियों व कार्यक्रमों के विषय में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए की गई थी। तृतीयक स्तर पर मुख्य शासी निकाय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत में तृतीय शिक्षा में उच्च शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण दोनों शामिल है। अतः विकल्प डी जो कि कथन एक असत्य है किंतु दो सही है। 241 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा चिकित्सा शिक्षा से संबंधित प्रतिपादित अनुशंसाएं निम्नलिखित में से कौन सी है? चिकित्सा से पूछ रहा है, संबंधित कौन सी है? विश्वविद्यालय द्वारा चिकित्सा शिक्षा से संबंधित प्रतिपादित अनुशंसाएं निम्नलिखित में से कौन से हैं? चिकित्सा से संबंधित कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बी, सी और डी सभी है। तो डायरेक्ट हम यहाँ देखते हैं कि भारत सरकार के द्वारा स्वतंत्रता के पश्चात मतलब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद पूछ रहा है कि गठित विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के द्वारा चिकित्सा से संबंधित में से कौन सी अनुशंसाएं हैं? तो जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और नर्सिंग को अधिक महत्व देना। जन स्वास्थ्य, इंजीनियरिंग और नर्सिंग को अधिक महत्व देना। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए प्रति विद्यार्थी 10 बेड का उपबंध होना चाहिए। प्रति विद्यार्थी 10 बेड का। फिर भारतीय पद्धति के विशेष संदर्भ में औषधि का इतिहास औषधि के प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेजों को अधिकतम 100 विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए। मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा बोल रहा है अधिकतम 100 विद्यार्थियों को प्रवेश देना चाहिए। 242 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि समव्वय एस अभी हम इसके पहले भी देखे थे ये वाला क्वेश्चन। समव्वय का पूरा नाम पूछ रहा है यहाँ पे। क्या है? समव्वय का पूरा नाम क्या है?
तो स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, यही पढ़े थे हम लोग। हाँ सी सही है। स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ, देखिए ये फिर से पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। समन्वय का पूर्ण रूप है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। स्मृति ईरानी ने 11 नवंबर 2014 को युवाओं को व्यावसायिक उन्नति के लिए समन्वय को शुरू किया था, करने की घोषणा की थी, और इसका उद्देश्य वर्तमान शिक्षा प्रणाली में छात्राओं के लिए व्यावसायिक और पारंपरिक शिक्षा को एकीकृत करना है। अगला है हमारा 243 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कृषि अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। कृषि अनुसंधान में कौन शामिल है, तो ये सभी है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, केंद्रीय कृषि विपणन विभाग, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किस वर्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की थी, तो 1971 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना की थी 1971 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा संस्थान को मई 1958 में एक विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया था। कब, तो मई 1958 में, और जिसे आरंभ में टाटा परिवार के उदार दान के कारण वर्ष 1911 में स्थापित किया गया था। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। भारतीय विज्ञान संस्थान जो बेंगलुरु में है वो, देखिए क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु इस शिक्षा संस्थान को मई 1958 में एक विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया, और जिसे आरंभ में टाटा परिवार के उदार दान के कारण 1911 में स्थापित किया गया। इसे स्थानीय रूप में टाटा संस्थान के रूप में भी जाना जाता है, और यह संस्थान विज्ञान, इंजीनियरिंग, डिजाइन और प्रबंधन में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए सार्वजनिक डिम्स अनुसंधान विश्वविद्यालय, और यह संस्थान इंजीनियरिंग में मास्टर प्रोग्राम शुरू करने वाला पहला संस्थान है। इंजीनियरिंग में अगर कोई मास्टर प्रोग्राम देने वाला पहला संस्थान था तो यही था, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में वर्ष 1902 में निम्नलिखित में से कौन से इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तो 2000 में तो ये था, रुड़की भी था, सीबापुर भी था, पूना और मद्रास भी था। 240 का देखते हैं, तो सही है। अच्छा सॉरी, ABCD चारों सही है। रुड़की भी था, शिवपुर भी था, पूना भी था और मद्रास भी था। रुड़की, शिबापुर, पूना और मद्रास, ये 1902 में इंजीनियरिंग कॉलेज। रुड़की वाला तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन इसके अलावा शिबापुर, मद्रास और पूना में भी था। ठीक है, देखिए इंजीनियरिंग कॉलेज गिंडी मद्रास में है 1794 में, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग रुड़की उत्तराखंड में, और कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे महाराष्ट्र, और बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज सीबापुर पश्चिम बंगाल 1856 में बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि STARS का पूरा नाम क्या है। STARS, स्टार्स का पूरा नाम क्या है। स्टार्स का पूरा नाम क्या है, तो STARS का पूरा नाम है, ये देखिए, STARS का पूरा नाम स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन फंडामेंटल साइंसेज है। स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन फंडामेंटल साइंसेज, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की पहल है, जिसका उद्देश्य भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा कार्यान्वित, निगरानी और प्रबंधित किए जाने वाले विज्ञान अनुवाद भारत केंद्रित अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला हमारा है 248 नंबर की मानव संसाधन विकास मंत्रालय के लीप कार्यक्रम का उद्देश्य विश्वविद्यालय शिक्षक वृंद को निम्नलिखित में से किस में प्रशिक्षित करना है, तो नवीन प्रौद्योगिकी में है। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा जारी कार्यक्रम लीप का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालय के शिक्षक वृंद में अकादमिक नेतृत्व के बारे में प्रशिक्षित करना है। लीप प्रोग्राम का पूरा नाम क्या है, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये सब आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और क्या है, यह एक 3 सप्ताह का नेतृत्व विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें पहले 2 सप्ताह घरेलू शिक्षण संस्थानों में तथा अंतिम 1 सप्ताह विदेशी शिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक अति आच्छाद कौशल विनियामक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद NCYET किस वर्ष अधिसूचित किया था। NCYET 2018 में किया गया था। NCYET क्या है, 2018 में किया गया था।
अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा, भी पढ़ेंगे क्योंकि मेरे मोबाइल का मतलब मोबाइल नहीं, मेरा टैब का भी बैटरी डिस्चार्ज है बिल्कुल भी। तो इसको बताना है पहला और दूसरा में स्टेटमेंट कौन सा सही कौन सा गलत, कि भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय को केरल में स्थापित किया गया, और दूसरा है कि भारत का प्रथम प्रतिरक्षा यानी कि डिफेंस विश्वविद्यालय हरियाणा में। तो ये बिल्कुल गलत है, डिफेंस तो गांधीनगर गुजरात में, हरियाणा में तो है ही नहीं। तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या हो जाएगा। इसका आंसर भारत में प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय केरल में स्थापित किया गया है, ये तो सही है। और भारत का प्रथम प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय हरियाणा के राज्य के बुनेला गुड़गांव में स्थित है। इसकी अच्छा ये सही है, डिफेंस यूनिवर्सिटी गुड़गांव में ही है, पता नहीं, लेकिन अभी रिसेंट में जो हुआ है हो सकता है वो दूसरा कोई हो। गुड़गांव में स्थित है। इसकी आधारशिला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा मई 2013 में रखी गई थी। अतः इन दिए गए कथन 1 और 2 दोनों सही है। अच्छा, इसकी आधारशिला रखी गई थी, शायद ये बना नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि बना नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है कि गांधीनगर गुजरात में है। भारत का प्रथम प्रतिरक्षा डिफेंस विश्वविद्यालय हरियाणा राज्य में स्थित है। तो 1 और 2 दोनों सही है। इस क्वेश्चन में हमको थोड़ा सा डाउट है, हम देख के आपको बताएंगे, बट फिर भी अगर आंसर दिया है तो ये सही है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। तो आई होप आप लोग को आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, और आज हमने 50 क्वेश्चन को देखा है। आज अगला वीडियो हम कल डाल पाएंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे, पुराने सब्सक्राइबर तो प्लीज़ लाइक कर दें।